अस्सलाम वालेकुम जी। आज इतवार का दिन है, 12 तारीख है, जनवरी का महीना है, 2025 है और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ख़बरें जो हैं वो दुनिया के लिए, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए परेशान कुन भी हैं। लेकिन अगर अब हम पाकिस्तान में उनके मुतल्लिक ज़िक्र नहीं करते या सोचते नहीं हैं, तो फिर हमारी बेवकूफ़ी होगी और हमें ना सिर्फ़ अपने लोकल करंट अफ़ेयर से बल्कि इंटरनेशनल करंट अफ़ेयर्स पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए। तो आज दिन है मुज़म्मिल सोहरावर्दी का। मुज़म्मिल साहब आज आए हुए हैं हमारे पास और ये बड़ा फिर के आ रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ के ये पर्सनल कामों पे निकले हुए थे साउथ पंजाब के दौरे के ऊपर और वहाँ पता नहीं किस-किस को क्या-क्या दे के आए हैं मियाँ साहब के कहने पे। लेकिन अब लगता मुझे ये है कि अगले इलेक्शन में तो टिकट भी इनकी मर्ज़ी से देंगे मियाँ साहब। तो मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू मुबश्शिर लुकमान चैनल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? अगर मेरी टिकट मेरी तबीयत मर्ज़ी का है तो आपका टिकट पक्का है। डन हो ठीक गया, है ना? डन हो डन हो गया। अगर गया। टिकट मेरी मर्ज़ी के हुए तो आपका टिकट पक्का है और आपको अब ये लड़ना है। ये पता करते कि हम कौन सी टिकट की बात करें, जहाज के टिकट की, ट्रेन के टिकट की, बस की कि कोई इलेक्शन की? तो यार वो फ्लाइट पेरिस गई है और पीआईए के अफसरान मेरा मतलब 12 के करीब उसमें मुफ्त बैठ गए हैं। ये कोई फैसल मूवर की बस थी 12 के करीब नहीं, और ज़्यादा थे और पूरी फैमिलीज़ भी गई हैं उनकी और फिर उन्होंने मुफ्त वहाँ पे हिल्टन होटल में 2 दिन का स्टे भी लिया है पीआईए के सर पे। मेरा मतलब इसे कहते हैं मुर्दे का गोश्त नोचना। मतलब आपने मिसाल सुनी है कि वो उन्होंने ना मुर्दे का गोश्त नोचा और खा गए। हाँ, भूख हाँ। इतनी पड़ गई कि लोग मुर्दों का गोश्त नोच के खाने लग गए। ये पीआईए के वो अफसरान हैं जो पीआईए के मुर्दे का गोश्त नोच के खा रहे हैं। शर्म ना आई इनको और नहीं ना अपना सीईओ पीआईए साहब को शर्म आई, ना मिनिस्टर साहब को आई, ना किसी जिसने ये लिस्ट प्रूव की उसके दिल में ना पीआईए का कोई दर्द है, ना पाकिस्तान का कोई दर्द है। अल्लाह की कसम आप समझें, जाने ना वालों को शर्म नहीं आई, भेजने वालों को शर्म ना आई, रहने वालों को शर्म ना आई। अफसोस की बात है अल्लाह की कसम। ये यानी बिल्कुल सारे ऐसी है जैसे आपको पता हो कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई अजीज़ व क़ारिब तंगदस्ती में है, बहुत इस वक़्त उसके घर फाके हैं और आप बिमा एलो याल उसके घर पहुँच जाएँ और उसे मेरे लिए मुर्सलम पकाओ और वो अपना आप बेच के भी ना पका सके। बल्कि ऐसा है कि आपका दोस्त है, कोई बहुत मर रहा है और मरने के करीब है, आप उसके घर अयादत को जाएँ और आप वहाँ से चोरी करके आ जाएँ। ये आप समझो हाँ, उस तरह की हरकत की है। तो समझ नहीं आई। घटिया फिर कहते हैं कि घटिया मेरा लोग हैं। मतलब है हाँ, फिर कहते हैं कि मेरा मतलब है कि हमें कहते हैं क्यों है ये जितने बार लोग गए हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए इनको इस पॉइंट पर सैक कर दे कि ये गए हैं। ये यार एनफ है अपना बात ये है ये और जो इनको भी निकालने के फैमिलीज़ लिए, को इनके लेकर नौकरियों से निकालने के लिए एनफ पॉइंट है कि इनको सैक किया जाए कि इन्हें शर्म ना आई पीआईए के उस जहाज में मुफ्त बैठते हुए और हिल्टन होटल में ठहरते। और आपको पता है कि फैमिलीज़ भी गई हैं। क्यों? एक तो इन सब से टिकटों के पैसे लेने चाहिए, सबसे और अच्छा डबल रेट अच्छा फिर एक और काम है, काफ़ी अपना जनरल मैनेजर्स जो हैं, वो प्राइवेट एयरलाइन से मेरा ख़्याल है एतिहाद या एमिरेट्स से, वो लोग पहले गए हैं 1 दिन पहले ताकि वो इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करें वहाँ। क्यों है हज करके आ रहे सन? यार हज करन जा रहे सन, 2 नंबरी राज। ले यार ईमान से कोई वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान में कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मेरा मतलब है कोई है ना, बात ये है कि आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। अगर हुकूमत को नहीं पता, सिविल एविएशन को नहीं पता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं पता, वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता, तो फिर हम मातम कर सकते हैं। नहीं, बड़ा अफ़सोसनाक है। मुझे तो खबर पढ़ के मेरा दिल ही दुखी हो गया। यार मेरा इतनी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। मेरा बिल्कुल। एक डूब रही है पीआईए, उसका खरीदार कोई नहीं मिल रहा। हम कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान रख लो या पीआईए रख लो। हालात यहाँ पहुंच गए हैं तो वो ऐसे में ऐसी अय्याशियां दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बात यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान बहुत सीरियस हुआ है और 3 दफा और कुट चुका उनको जाके वहां पे। आप एक दफा जोर से कहें ट्रम्प जिंदाबाद। ट्रम्प जिंदाबाद। ट्रम्प जिंदाबाद जी। कल अफगानी
डिगदा फिरता है ना, वो हमें कहते थे कि हमारी करेंसी तो नहीं गिरती, रुपया क्यों गिरता है। और हम सब भी परेशान थे कि यार ये अफगानी को क्या हो गया, अफगानी नीचे आता ही नहीं है, इतना स्टेबल कैसे है, क्या निकल आया अफगानिस्तान से। वो भाई $46 बिलियन अमेरिका दे रहा था, उसने अफगानी को खड़ा किया हुआ था। अभी सिर्फ खबर आई है कि वो नहीं आना, तो अफगानी जमीन पर लौट रहा है। और अगर ये पैसे बंद कर दिए ट्रंप ने, उनके जो ये इनको एड में मिल रहे थे, ह्यूमन असिस्टेंस में, तो अब ये हमें कुटने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह लो ही मार पै गई उन्होंने तो नहीं बंद किए। इंडिया जड़ा है, इंडिया जाके उन्होंने बड़े पैसे पूसे दे रही है और बड़ी अपना इंडिया को तन पता पिछली दफा भी ट्रंप ने क्या सी कि इंडिया ने उत्थे 2 बिल्डिंगां बनाईयां ते 4 सड़कां बनाई, ਜਦੋਂ कि अमरीका का बहुत दबाव सी कि तुसी अफगानिस्तान च कुछ करो। जब तो अमेरिका पूरी दुनिया को कहता था ना कि आप अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करें। मुझे नहीं लगता कि, मेरा मतलब है कि इंडिया की पॉलिसी में कैश फ्लो नहीं है। मतलब मैंने नहीं आज तक कोई सुना कि किसी मुल्क को इंडिया ने कैश एड दी हो, मोदी की पॉलिसी में नहीं है। वो कोई ह्यूमन असिस्टेंस, कोई फूड, कोई चीज, कोई असला, कोई वहां स्लीपर सेल पैसे, वो तो हो सकता है। देखिए कैश कौन देगा मुल्क चलाने के लिए, वो कैश नहीं है। दूसरा बड़ा डोनर है अब चाइना, लेकिन चाइना तो नहीं देगा ना पैसे कि आप टीटीपी को भी खड़ा रखें और बाकी सबको भी खड़ा रखें। चाइना देगा तो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और केपी में अमन मांगेगा, वाकन कॉरिडोर में अमन मांगेगा। तो ये जो अमेरिकन की जो नई पॉलिसी आ रही है 20 जनवरी के बाद, वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। क्या चाहिए उसमें? देखिए हमें तो, हमारा तो बेसिक बड़ा मसला इस वक्त अफगानिस्तान है, लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए हमने अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड स्क्वीज की, स्मगलिंग बंद की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डॉलर ही इतने मिल रहे थे। उनके लिए ये सैंक्शंस कोई मैटर ही नहीं कर रही थी, डॉलर इतने $46 बिलियन मिल रहे थे। अब जब उनको वो बंद हो जाएंगे तो उनके लिए एक एक डॉलर की, एक एक रुपए की अहमियत बन जाएगी। मुल्क नहीं चलाना उन्होंने, फिर वो ट्रांजिट ट्रेड पे भी आ जाएंगे, फिर वो और चीजों पर भी आ जाएंगे, फिर वो सेट टू टास्क आ जाएंगे, फिर वो चाइना से भी बात करने लगेंगे। मेरे ख्याल में जितना अफगानिस्तान पे फाइनेंशियल सैंक्शंस आएंगी, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा है। उन्होंने जो टेररिज्म शुरू किया हुआ है उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत मदद मिलेगी उसमें। तो मैं तो समझता हूँ हमें ट्रंप की इस पॉलिसी, देखिए पाकिस्तान को तो कोई ना मिलिट्री एड मिल रही है, ना ह्यूमन एड मिल रही है, ना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। अमेरिका से पाकिस्तान को $1 नहीं मिल रहा। एक ट्रेड ही ट्रेड है, उसमें भी $3-4 बिलियन का सिर्फ डेफिसिट है, कुछ भी नहीं। चाहे उनके साथ कनाडा के साथ $200 बिलियन का डेफिसिट है। मेरे ख्याल में हमें तो ट्रंप की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो करे नेटो के पैसे बंद, वो करे ग्रीनलैंड, पनामा। मेरे ख्याल में तो हमारे लिए कोई, हमें तो अभी तक जो हमने ट्रंप की पॉलिसीज देखी हैं उनसे पाकिस्तान को तो कोई इफेक्ट नहीं होता। बल्कि मैं आज ही देख रहा था, लेकिन ग्रीनलैंड को आ रहा है तो यूरोपियन यूनियन काफी रिएक्शन भी दे रहा है उसको। सर टूटता रही नेटो, हमारा मसला है। व्हाट वास मुबशिर लुकमान की सेहत को क्या फर्क है यूरोप और अमेरिका की लड़ाई में? 2026 में आपकी बारी है। ये मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा हमारी बारी है या नहीं है। फिलहाल तो ये है कि जो ईरान का ऑपोजिशन अलायंस है, जो वहां के मुल्लाओं का, उनके लीडर्स के साथ ट्रंप के लोगों की जो है वो पेरिस में मुलाकात हुई है और वो ईरानियन ऑपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए उस तरफ वो निकल चले हैं। आज मैं देख रहा था स्टोरी कर रहे हैं ईरान में, है ईरान में तो रजीम चेंज होगा और वो उस पाकिस्तान के लिए वो भी अच्छा है। आप पूछें क्यों? क्योंकि ये जितने ये बलोच दहशतगर्द हैं, BLA CLA वाले, ये उधर जायदान वाली तरफ में इनके सेफ हेवन है, उधर से आते हैं और ईरान इनको सपोर्ट करता है। तो हमें क्या, मतलब मौजूदा जो ईरानियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही है। हम ये बात नहीं है ना, कुलभूषण यादव को रखा हुआ था, बिल्कुल रखा हुआ था। इसके अलावा भी आज भी जितने ये मतलब बलोच दहशतगर्द हैं, ये सारे वहां बैठे हैं। इनमें से अक्सरियत, हमने एक दो मिसाइल मारा तो वही लोग मरे थे। इनके ये सारे जो बलूचिस्तान के साथ ईरानियन बॉर्डर है, उस सारे बॉर्डर पे अनरेस्ट ईरान की वजह से है। हमें क्या प्रॉब्लम है इन मुल्लाओं के साथ? तो फिलहाल तो मुझे ट्रंप की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं नजर आई जो एंटी पाकिस्तान। नहीं वो ठीक है, लेकिन अब ग्रीनलैंड तो जा रहा है वो ऑयल की वजह से और मिनरल्स की वजह से। नहीं तो हमें ग्रीनलैंड मिल रहा था,
नहीं, हमें नहीं मिल रहा था, हमें कुछ और सोचना है जरा कि एक आदमी के अज़ाइम क्या क्या है, और वो पैनामा कनाल को जो फोर्सफुली टेक ओवर करना चाह रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो चाइना को क्रंच लगा रहा है हर जगह पे, कोई बात और वो चाइना के आगे ब्लॉकेड कर रहा है। और चाइना के इस पूरे रीजन में जो अगर कोई पार्टनर है किसी भी सेंस में, तो वो पाकिस्तान है। तो अमेरिका चाहेगा कि हम बहुत आउट ऑफ द वे चाइना के साथ जाके ना खड़े हों, बात करेगा। हम आउट ऑफ द वे चाइना के साथ खड़े होंगे, यहाँ बैलेंस रखेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है हमारी, बल्कि ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ेगी इस कॉन्फ्लिक्ट में। मुझे तो इस कॉन्फ्लिक्ट में देखिए पाकिस्तान इस वजह से वो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो उसकी चाइना के सामने एक प्रॉक्सी है, और पाकिस्तान जो है ना वो टोटली इंडिया सेंट्रिक है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ट्रम्प को बहुत ज्यादा प्रो इंडियन भी नहीं लगेगा। ये बाइडेन के दौर में इंडिया ने देखें रशिया के साथ जो है वो रिकॉर्ड ऑयल ट्रेड किए, और उसके नतीजे में बाइडेन इंतजामिया खामोश रही है, और उन्होंने इंडियंस को रोजाना इतना ऑयल रशिया से खरीदने दिया है, और उन्होंने इंडिया को रशिया से इतना असला भी खरीदने दिया है, और कोई नहीं खामोश रहे। आई डोंट थिंक सो कि ट्रम्प खामोश रहेगा। और मैंने ऐसी खबरें भी देखी हैं कि बहुत एफर्ट थी कि ट्रम्प के जो ओथ टेकिंग है उस पर मोदी को बुलाया जाए, और इंडियंस चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस उसकी कैबिनेट में आए, लेकिन मोदी को वो इनविटेशन नहीं मिला। और बहुत कोशिश, वैसे मिला तो इमरान खान का भी नहीं, हालांकि कुछ इनविटेशन ट्रम्प ने सेल भी किए हैं $50,000 में, और उस ओथ टेकिंग के लिए, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि मेरे ऊपर बहुत करता है इलेक्शन कैंपेन का, तो उसने अपनी ओथ टेकिंग के कुछ इनविटेशन फॉर सेल भी रखे विद $50,000 टिकट। ये $50,000 लेके भी फिरते रहे डॉक्टर आतिफ वगैरह, तो इनको और बर्की वगैरह, इनको $50,000 में भी एक इनविटेशन नहीं मिला जिसके ऊपर इमरान खान नाम लिखा हो। बात यह है कि उसके उसके आप अज़ाइम देखिए, पैनामा है, ग्रीनलैंड है, ग्रेटर इजराइल है, मिडल ईस्ट है, यूक्रेन है, रशिया है। आप इन से बात करें यार, उसके लिए इमरान खान क्या बेच रहा है? अच्छा मेरी गल सुनो, 4 साल जैसा सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये पॉलिसी जो है ये अगले 20 साल के लिए बन रही है। तो बस फिर अभी आप छोड़े, अभी हमारी बारी नहीं है, आप छोड़े। हाँ, तो बस फिर इमरान खान की भी बारी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो भी नहीं निकल रहा। मैंने तो आपको शुरू ही कहा है कि आप कहें ट्रम्प जिंदाबाद। दिल पे आप अपना आग लगा रहे हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैंने जो अब तक ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, जो उसका मीडिया इंटरेक्शन सुना है, जो उसकी ट्वीट्स देखे हैं, जो उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स देखी हैं, उसके नतीजे में कुछ भी ऐसा नहीं जो एंटी पाकिस्तान हो, या जिससे पाकिस्तान के कोई भी मफाद को जरूरत पहुंचती हो और हम कहें कि ये रोकने के लिए तो इमरान खान लाना पड़ेगा। अगर ट्रम्प ने ये कर दिया तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। आप पहली बात समझ, अभी तक तो वो जो बातें कर रहा है वो पाकिस्तान को उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को कितना फायदा या नुकसान होगा? खड़े होना चाहिए। इंडिया को क्या फायदा या नुकसान होगा ट्रम्प का? इंडिया को काफी नुकसान हो। वो क्यों? मेरा नहीं ख्याल कि अगर, तो देखिए ट्रम्प एक इकोनॉमिक वॉर की तरफ जा रहा है, तो वो इकोनॉमिक वॉर रशिया के साथ भी तो होगी ना, यूक्रेन के इशू पे। तो वो रशिया से ऑयल तो नहीं खरीदने देगा फिर मोदी को, लेकिन वो ये कहेगा कि तुम चाइना से अलग हो जाओ, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। पर देखेंगे उसमें फिर क्या होगा। और उसमें चाइना, जितना चाइना भी, अभी देखें चाइना की भी एक अपीजमेंट पॉलिसी थी। चाइनीज की वजह से हम अमेरिकन की नाराजगी सहते थे, लेकिन चाइनीज खुद अमेरिकन से फेवर ले लेते थे। आप मेरी बात समझे, चाइनीज खुद अमेरिकन से फेवर ले लेते थे, और हम उनकी वजह से अमेरिकन ताप का शिकार हो जाते थे। अमेरिकन हमें कहते थे आप चीन के साथ हैं, चीन को कुछ नहीं कहते थे। चीन को तो सारी इकोनॉमिक फेवर मिली हुई थी, टैरिफ्स की और सब कुछ। तो चीन की अपनी पॉलिसी तो ये थी कि वो इंडिया के साथ भी शानदार ट्रेड कर रहा है और अमेरिका के साथ भी शानदार ट्रेड कर रहा है। आप मेरी बात समझे ना, उसका इंडिया में भी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका में भी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई इकोनॉमिक वॉर शुरू होती है और किसी स्टेज पे चाइना को वाकई एक लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों और दुश्मनों की, तो वो स्टेज पाकिस्तान के लिए अच्छी है। लेकिन अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कोई अमेरिकन करते हैं। मैंने आपसे पहले भी, आज से 2 साल पहले भी कहा, कोई हमने अमेरिका का कर्जा देना है कि अमेरिका वो कर्जा नहीं देंगे तो हम डिफॉल्ट कर देंगे। कोई हमने नेटो का कर्जा देना है, कोई हमने कर्जा देना है चीन का,
जो जिसको हम कह रहे हैं कि 10 साल के लिए रीशेड्यूल कर दो, तो वो नहीं करता। वो 6 महीने बाद कहता है अच्छा रोल ओवर करूंगा, आए ना मेरी मिन्नतें करें। उसने हमें टिकटकी से बांधा हुआ है। हम ये कहने जोगे भी नहीं है कि उसने हमें टिकटकी से बांधा हुआ है। मतलब IMF कर्जा रीशेड्यूल कर देता है, अमेरिका कर देता है, चाइना नहीं कर रहा 10 साल के लिए रीशेड्यूल। हम इतनी प्रॉब्लम में भी हैं, हम डिफॉल्ट के दाने पर भी थे, वो अपने पैसे रीशेड्यूल करने के लिए हमारी मिन्नतें $1-1 बिलियन पे मिन्नतें कराते। चाइनीज जो है अपेरेंटली जितनों को मैं मिलता हूँ वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान से बड़ा तंग है। पाकिस्तान खुद चाइना से बड़ा था। चाइना को तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने ये अवाम को नहीं बताया। नहीं, वो बात ठीक है, स्ट्रेटेजिक बात है। मेरा इमरान खान की हुकूमत थोड़ी है कि मेरा मतलब है कि शुरू हो जाए तकरीर। ये डिप्लोमेसी जो है ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो नहीं होती है ना, ये तो बिहाइंड द डोर्स होती है। बिहाइंड द डोर्स तो आप देखें, हम CPEC में मजीद चाइनीज इन्वेस्टमेंट के हक में नहीं है। हम उन्हें कह रहे हैं अब आप ना कोई फैक्ट्रियां लगा लें, आप कोई बिजनेस कर लें। अब हमको उनके साथ मजीद ऐसे G2G प्रोजेक्ट्स करने के हक में नहीं है। तो इसलिए कि हमें पहले प्रोजेक्ट्स करके जो हम उनके डेट ट्रैप में फंसे हैं, पाकिस्तान को उसका बड़ा सख्त एहसास है। और मैं नहीं समझता मजीद चाइनीज डेट ट्रैप में। आप बताएं, श्रीलंका कोई अमेरिका का कर्जा ना देने की वजह से डिफॉल्ट किया है? श्रीलंका ने किसका कर्जा ना देने की वजह से डिफॉल्ट किया है? चाइना। फिर दुनिया में एक मुल्क बता दें जो अमेरिकी कर्जा ना देने की वजह से डिफॉल्ट किया हो। ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो चाइनीज नहीं माफ करते। तो हमें चाइनीज के साथ आगे बहुत देख के चलना होगा। इसमें ऐसी कौन सी बात, कोई इतनी हैप्पी स्टोरी नहीं। मैं ऑन एयर आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट पर्सनल आप वादा करें तमाम पाकिस्तान की अवाम के सामने कि आप मेरा ये काम करने की कोशिश करेंगे। चलें, मैं ये नहीं कहता कि आप करेंगे, पूरी कोशिश करें। पूरी कोशिश। ये वादा आपका? वादा। मुजम्मिल साहब, कुछ दिन पहले अब्दुल कादिर पटेल ने कायमा कमेटी के सामने एक बयान दिया कि 22,800 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स हैं और 22,800। ठीक है। मैं आपको बताऊं, आप भी दुनिया देखी हुई आपने कि अगर आपको किसी मुल्क में थके से थके मुल्क में भी जाना है तो आपको $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पे, ताकि आप अपना परमानेंट रेजिडेंट बन सकें या आप पासपोर्ट ले सकें। और आपको वहां पर जमीन लेनी पड़ती है, को घर लेना पड़ता है, को बिजनेस लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है आपको, या बॉन्ड्स लेने पड़ते हैं। तो बात यह है कि 22,800 मिलियन मिनिमम, तो ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बाहर गए। और ये खबीस कमीने लोग जो है ये बैठकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, कसूट रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में आड़े आ रही हैं। और यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो PIM में हराम गोश्त खाने वालों को सजा नहीं देंगे और उनको बचाएंगे और को तरीके बताएंगे, क्योंकि उनके लोग शामिल हैं इसमें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पाकिस्तान का ये केस लेके वजीर आजम के पास जाएं कि इस मुल्क में जिस सरकारी अफसर ने भी फॉरेन नेशनलिटी या फॉरेन रेजिडेंसी दी हुई और वो यहाँ पे काम करता है, उसको ना सिर्फ पकड़ के 14-14 साल के लिए अंदर किया जाए, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी उसको पकड़ा जाए और टेररिज्म एक्ट के तहत भी पकड़ा जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान में इकोनॉमिक टेररिज्म किया। और ये आज आप हमसे वादा करें कि आप वजीर आजम पाकिस्तान से अपने जाती ताल्लुक के तहत इसके ऊपर जोर पूरा लें। मैं एग्री करता हूं आपसे। पहली बात तो ये कि बात ठीक करें। मैं आपको जाती बात बताऊं, मैं तो ड्यूल नेशनैलिटी के ही खिलाफ। बिल्कुल। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली चीज जो होनी चाहिए वो ड्यूल नेशनैलिटी का कानून खत्म होना है। जिसके पास किसी और मुल्क की शहरियत है वो पाकिस्तान की शहरियत नहीं रख सकता। हमें सिर्फ सन ऑफ सॉइल चाहिए। जिसने बाहर की नेशनैलिटी लेनी है वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ दे। ना राइट ऑफ वोट होना चाहिए, ना राइट टू सर्व होना चाहिए, ना राइट टू इलेक्ट होना चाहिए, ना राइट टू। इंडिया में है। हाँ, दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनमें है। तो मेरा मतलब है नाइकॉप वीजा है ना जी। नाइकॉप ये चाहे उनके पासपोर्ट पे 10 साल का वीजा स्टैंप कर दें या नाइकॉप एक कार्ड दे दें, वीजे पे पाकिस्तान आए। ये नाइकॉप भी कैंसिल हो सकता है। नाइकॉप को शहरियत थोड़ी है।
नाइकॉप हाँ, भी एक वीजा ही है ना, वीजा एंट्री है। हाँ, तो वीजा लेके आए, एंट्री उसकी जो भी मॉडलिटी बनाई जाए, वो पाकिस्तान वीजा लेकर आए। मैं नहीं समझता ये ड्यूल नेशनैलिटी का कानून खत्म होना चाहिए, और इसकी कोई जवाब ही नहीं है। ये पाकिस्तान को खा गया ड्यूल नेशनैलिटी का कानून। अगर मैं पाकिस्तान के डिबैकल की वजूहात लिखूं, अपने इकोनॉमिक डिबैकल की वजूहात लिखूं, तो ड्यूल नेशनैलिटी को उसमें नंबर 1 रख, क्योंकि करप्शन का और रास्ता भी देखिए ड्यूल इतना खुलता है। है, एक डिपार्टमेंट आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं यानी कहता हूँ जी, ब्यूरोक्रेसी। करप्शन का रास्ता भी ड्यूल नेशनैलिटी से खुलता है। पहले आप बाहर की नेशनैलिटी लेते हैं, फिर वहां पैसा लेके जाते हैं करप्शन करके। जब आपको जी पता हाँ, होगा कि आप पैसा ले जाने के बाद पाकिस्तान में तो आपका बिल्कुल खत्म है, और पैसा ले जाने का मतलब है कि आप पाकिस्तान में ना सर्व कर सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं। मैं नहीं समझता, आप बताएं किस इंडियन पॉलिटिशियन के बाहर असासे हैं? हमारे जिसके बाहर हैं नहीं होने चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। और जिनके हैं उनके डिक्लेयर्ड हैं। इवन देन भी जी, अगर आपने बाहर सासे रखे हैं, फिर आप हक हुक्मरानी नहीं नहीं, करते। जैसे टाटा ने लैंड तो टाटा इलेक्शन थोड़ी रखता है। लेकिन उसने बाहर अकाउंट में ही पैसे रखे हुए। मैं कहता हूँ जी, टाटा इलेक्शन थोड़ी लड़ता है वहां। नहीं, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन भी उसको उसका तरीका है बाहर इन्वेस्ट करने का, वो आई बगैर एग्री, बताए नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं इस बात के बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं तो आपसे एक कदम आगे मैं समझता हूँ कि पहला काम होना चाहिए, ड्यूल नेशनैलिटी का कानून खत्म होना चाहिए। और और परमानेंट दूसरा रेजिडेंसी के पास है, जिसमें दूसरा अगर मैं ये अपनी बीवी को लेकर दे देता हूँ, एक मिनट, अगर मैं अपनी बीवी को परमानेंट रेजिडेंट बना देता हूँ और बच्चों को बाहर रखता हूँ और खुद मैं हाई कोर्ट का जज बन के बैठा हुआ हूँ, तो आप सोच ले मेरे फैसले क्या होंगे। आई एग्री, आपकी इमीडिएट फैमिली जो है ना, वो इसमें आनी चाहिए, बीवी और बच्चे। देखिए, मैं एक और बात कर, ये जो है ना कि बीवी बच्चों को बाहर की नेशनैलिटी दिलाना, ये वो इसके नतीजे में मैं तो इस बात के भी हक में हूं कि जिसने पेंशन लेनी है उसे पाकिस्तान में रहना होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए तो आपकी पेंशन बंद हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, और लंबा लंबा जाते हैं। हाँ, अगर आपने रिटायरमेंट के बाद भी कोई फॉरेन नेशनैलिटी ले ली है, तो सबसे पहले हमें पेंशन, हमारे टैक्स पेयर के पैसों से पेंशन लेके कोई कनाडा में क्यों रहे? हमारे टैक्स पेयर के पैसों से पेंशन लेके कोई मेरा वाला दुबई क्यों रहे? उसकी पेंशन बंद होनी चाहिए। उसे हमारे पैसों की क्यों जरूरत है? पेंशन लॉ भी रिवाइज होना चाहिए मुजम्मिल साहब, अनलिमिटेड। और ये फॉरेन नेशनल्स को तो बहुत बिल्कुल पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये जो रिटायरमेंट के बाद बाहर जाके लंदन के में बैठ जाते हैं और कनाडा में बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरी 2 लाख रुपए पेंशन भी आ रही है, तो मैं आराम से $1000 मुझे पेंशन आ जाती है, एटीएम मारता हूँ, आराम से कनाडा रहता हूँ। मेरे टैक्स के पैसों से तुम क्यों कनाडा रह रहे हो? तो अब आपने ये टास्क ले लिया और अब आप वजीर आजम पाकिस्तान के पास नहीं, ये हम मिलकर पाकिस्तान की आवाज देंगे। मैं और आप मिलकर ये आवाज उठाएंगे, हम इनकी लिस्टें शाया करेंगे, हम इनको लिस्टें तो शाया करेंगे, लेकिन हम इनको अब यह है कि अपने जो असेंबली में लॉ मेकर्स हैं उनको भी बावर कराना है कि कितना बड़ा कैंसर है ये। यस, मैं कहता हूँ जी, अगर आज ये बाहर सेटल, जो पैसे के जोर पे जो लोग पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट बाहर सेटल होने का सोचते हैं, अगर उनके लिए रास्ता बंद हो जाए, करप्शन बंद हो जाए। ये कि जब आपने एक दफा सर्विस ज्वाइन कर ली तो आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ले सकते। ना करें आप सर्विस ज्वाइन, आप नौकरी, सरकारी नौकरी में ना आए, आप बाहर रहें। लेकिन अगर आपने हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाह लेनी है, तो फिर आपको सन ऑफ सॉइल होना पड़ेगा, बीए पाकिस्तानी। आप ये तो नहीं हो सकता तनख्वाह पाकिस्तान से लें और नेशनैलिटी पुर्तगाल की ले लें। और बाय द वे, हर किस्म की एक्सटेंशन पे अब पाबंदी होनी चाहिए। हमारी यूथ बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, उसको जॉब्स दें। हर किस्म की एक्सटेंशन में पाबंदी होनी चाहिए। तो मैं, आप खतरनाक बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ मुत्तफिक नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको, जब तक आप अपनी यूथ को मौका नहीं देंगे ये मुल्क नहीं चलेगा आगे। नहीं, वैसे तो मैं समझता हूँ कि सरकारी नौकरी कम से कम होनी चाहिए। लोगों को एंटरप्रेन्योर प्राइवेट जॉब्स के जरिए मुल्क चलते हैं। मुल्क सरकारी, आप अपना देखे ना, 93 साल की उम्र में लोग मिनिस्टर भी बन जाते हैं, कंसल्टेंट भी लग जाते हैं हुकूमत के आगे। को बात है यार, मजाक बनाया हुआ आपने। जो आदमी अपने घर में टॉयलेट का रास्ता भूल जाता है, वो आके बता रहा है कि आईटी की डायरेक्शन क्या होनी है। खुदा के लिए यार, एक लिमिट होनी चाहिए।
लालच की भी, हिरस की भी। दो चीजों के मैं और भी फिर एक, हम समझते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं ना, इनको हर काम आता है। इनको आईटी में लगा दें, हेल्थ में लगा दें, ये लगा दें, ये हर काम और कर ये सकते हैं, साल में 2-2 साल में सब कर लेते हैं। सब कर लेते। अच्छा, और दूसरा ये जो हम समझते हैं कि वो जब बंदा जनरल बन जाता है तो उसे हर काम आता है। उन्होंने भावें पीटीए का चेयरमैन ला दियो, भावें पीआईए का चेयरमैन ला दियो, भावें उन्होंने नादरा का चेयरमैन ला दियो, भावें उन्होंने ओलंपिक एसोसिएशन दा, भावें उन्होंने किधरे एम्बेसडर ला दियो। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਅਬਾਊ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ठीक है जी। आपके घर का मेरे से किसी ने एड्रेस पूछा तो मैं बता दूंगा, डाला देखें, बाहर खड़ा होगा व्हाइट कलर का एक अपना। बट मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंजॉय योर संडे, इट्स अ सनी डे टुडे। कल तो बारिश होती थी, लेकिन आज जब बड़ा खूबसूरत दिन है लाहौर में, तो अल्लाह ताला आने वाले दिन भी पाकिस्तान के लिए अच्छे करे। आमीन। अल्लाह।